Hello everyone, welcome to our channel. I hope you all are doing well. तो आज हमारा नेक्स्ट सेट प्रैक्टिस सेट 17 फिजिक्स के एमसीक्यूज का वो हम डिस्कस कर रहे हैं। एंड उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ ईटीटी का सेकंड पेपर के जो बैच सेकंड है वो स्टार्ट हो चुके हैं। लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस जो हैं अवेलेबल है हमारे टेट बजर ऐप के ऊपर ही। तो अगर इसके रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप इस गिवन नंबर के ऊपर कॉल करके या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। ठीक है। So let's start with the first question. The best material for the core of the transformer is, अभी ट्रांसफार्मर के कोर के लिए जो बेस्ट मटेरियल यूज किया जाता है इनमें से वो कह रहे हैं कि कौन सा है। ऑप्शन नंबर 1 हमारे पास है स्टेनलेस स्टील, माइल्ड स्टील, हार्ड स्टील और सॉफ्ट आयरन। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, डेट इज सॉफ्ट आयरन। जो सॉफ्ट आयरन का कोर है, जो सॉफ्ट आयरन है वो ट्रांसफार्मर के कोर के लिए सबसे बेस्ट मटेरियल है, क्योंकि बेसिकली हमारे पास क्या होता है, जो सॉफ्ट आयरन होता है वो अगर ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम जनरेट करवा रहे होते हैं ताकि सेकेंडरी कॉइल में हमें आउटपुट मिल सके। तो उस सिनारियो के अंदर क्या होता है कि जो सॉफ्ट आयरन है वो सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने में से पास करवाने की वो एक कैपेबिलिटी रखता है इन कंपेरिजन विद द अदर ऑप्शंस। तो जो सॉफ्ट आयरन है वो क्या करेगा, सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड को अपने में से पास कराएगा, अच्छे से वो जनरेट करता है मैग्नेटिक फ्लक्स वगैरह। सो या तो जो बेस्ट मटेरियल है कोर ऑफ ट्रांसफार्मर के लिए वो है सॉफ्ट आयरन, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, इफ द सोर्स इज ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 8.2 इंटू 10^6 हर्ट्ज। अब वो कह रहे हैं कि अगर कोई भी सोर्स जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसमिट कर रहा है जिनकी फ्रीक्वेंसी 8.2 इंटू 10^6 हर्ट्ज है, द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसमिटेड फ्रॉम द सोर्सेज। मतलब देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे रखी है, हमें क्या फाइंड आउट करनी है, वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, देखो जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ है वो इस फॉर्मूला से रिलेटेड है। सी, रुको, लैम्डा इज इक्वल्स टू, लैम्डा इज इक्वल्स टू सी बाय न्यू। ठीक है, वेयर लैम्डा इज द वेवलेंथ एंड न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, तो हमें तो चाहिए वेवलेंथ, तो बस वेवलेंथ इज इक्वल्स टू सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इंटू 8, न्यू क्या है 8.2 इंटू 10⁻⁴ में 6 हर्ट्ज। ठीक है, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू दिस, इसको सॉल्व करके हमारे पास 35.6 मीटर आएगा जो कि ऑब्वियसली वेवलेंथ की यूनिट्स है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, द हॉल इफेक्ट इन सेमीकंडक्टर्स हेल्प्स इन डिटर्मिनेशन ऑफ। जो हॉल इफेक्ट है सेमीकंडक्टर में वो क्या डिटरमाइन करने के काम आ रहा है, द हॉल इफेक्ट इन सेमीकंडक्टर। वैसे तो ऑब्वियसली हमें पता है कि बेसिकली जो हमारे पास हॉल इफेक्ट है वो चार्ज कैरियर्स को डिटरमाइन करता है कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली सेमीकंडक्टर्स के बारे में पूछा गया, द हॉल इफेक्ट इन सेमीकंडक्टर्स। तो रेजिस्टिविटी, डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, माइनॉरिटी कैरियर्स या फिर मेजॉरिटी कैरियर्स। तो इसके लिए क्या है, हमारे पास ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। बेसिकली जो हमारे पास हॉल इफेक्ट है सेमीकंडक्टर में वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को लाइक डिटर्मिनेशन के अंदर काम आता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैग्नेटाइजेशन इज, मैग्नेटाइजेशन की बेसिकली डेफिनेशन पूछी गई है। ऑप्शन नंबर एक है, द करंट डेंसिटी इज एन ऑब्जेक्ट, द करंट डेंसिटी ऑफ मूविंग चार्जेस इन एन ऑब्जेक्ट, the magnetic dipole moment of an object, the magnetic dipole moment per unit volume of the object। तो इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये है ऑप्शन नंबर डी, द मैग्नेटिक मैग्नेटाइजेशन इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑप्शन डी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, a magnetic field exists between the plates of capacitor, a magnetic field exists between the plate of capacitor। वो पूछ रहे हैं कि जो कैपेसिटर प्लेट्स के बिटवीन, मतलब अगर ये पॉजिटिव प्लेट है ये नेगेटिव प्लेट है, तो वो पूछ रहे हैं कैपेसिटर की प्लेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, ऑलवेज, नेवर, व्हेन द कैपेसिटर इज फुली चार्ज, व्हेन द कैपेसिटर इज बीइंग चार्ज। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्यों, देखो वैसे तो हमें पता है कि कैपेसिटर की प्लेट्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही होती है। ठीक है, ये तो पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही होती है, क्योंकि पॉजिटिव, जहां पे पॉजिटिव साइन है जहां पे नेगेटिव साइन है, पॉजिटिव टू नेगेटिव जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी। लेकिन अब इसका ऑप्शन डी कैसे करेक्ट हो गया, व्हाइल द कैपेसिटर इज बीइंग चार्ज। तो ये हम पढ़ चुके हैं कि वेरिंग, मैक्सवेल की इक्वेशन से भी पढ़ चुके हैं कि जो वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है ना
वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर मैं इन पर्टिकुलर कैपेसिटर की प्लेट्स को एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दूं, ठीक है, बैटरी के साथ कनेक्ट किया, तो ऑब्वियसली एकदम से तो इनके ऊपर सारे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं आ जाएगा, एकदम से तो नहीं आएगा, ग्रेजुअली आएगा। ठीक है, ग्रेजुअली पॉजिटिव चार्ज एंड ग्रेजुअली नेगेटिव चार्ज, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे करके। तो पहले क्या था, इसको और अच्छे से बताती हूँ, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखो, पॉजिटिव धीरे धीरे करके आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव। तो पहले तो 2 साइन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड थी, फिर 3 साइन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, फिर 4, फिर 5, इस तरह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ग्रेजुअली जो है जनरेट हो रही है, ग्रेजुअली चार्जेस आ रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेरी कर रही है विद द टाइम। तो वेरिंग, जब वो चार्ज हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिंग करेगी, जब वो चार्ज हो चुका है तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहेगी। तो वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो है मैग्नेटिक फील्ड आती है। तो मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर व्हाइल द कैपेसिटर इज बीइंग चार्ज्ड। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स टाइम ऑफ द स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। तो ये तो एज इट इज हमें देखना पड़ेगा कि वीक इंटरेक्शन का करेक्टरिस्टिक टाइम क्या है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन का क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का क्या है। तो वीक स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन का जो करेक्टरिस्टिक टाइम है वो है 10⁻⁻23 सेकेंड। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 10⁻⁻23 सेकेंड्स। नेक्स्ट है हमारे पास पॉजिट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय, पॉजिट्रॉन किसने डिस्कवर्ड किया था, तो उसका ऑप्शन नंबर सी है, एडरसन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। पॉजिट्रॉन ना ही आइंस्टाइन ने, ना ही बोहर ने, ना ही हेल्स, एडरसन ने पॉजिट्रॉन को डिस्कवर किया था। नेक्स्ट है द मास ऑफ द पाई मिजोन इज, जो पाई मिजोन का मास है वो कितना है। तो पाई मिजोन का मास कितना होता है, इट इज इक्वल्स टू 200 टाइम्स द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन समथिंग। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये जो सारे ऑप्शन है इनकरेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है द मीन लाइफ ऑफ म्यूमिजोन इज, मीन लाइफ ऑफ म्यूमिजोन कितना। तो ये सारे थ्योरेटिकली क्वेश्चंस है, ठीक है। 100 माइक्रोसेकेंड्स, 100 ईयर्स, 1000 या फिर 2 म्यू सेकेंड्स। जो म्यूमिजोन है ना, ये बहुत ही एक लाइक यू कैन से कि अनस्टेबल सा है, कि एग्जिस्ट नहीं, मतलब बनते टाइम ही ये क्या है, मतलब फ्रीली नहीं रह सकता बेसिकली। ये जो म्यूमिजोन है इसका मेन लाइफ टाइम काफी स्मॉल होता है, 2 माइक्रोसेकेंड्स। ठीक है, तो यानी कि ये जो है अगर हम इसको फ्रीली छोड़ दें तो ये एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि इसका बहुत ही जल्दी अनस्टेबिलिटी अनस्टेबल हो जाता है, स्टेबल कंपाउंड नहीं रहता, स्टेबल पार्टिकल नहीं है। ठीक है, तो नाइन्थ का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, पार्टिकल्स हैविंग मोर देन वन प्रोटॉन आर कॉल्ड मिजॉन्स। एक्चुअली में यहाँ पे अल्फा पार्टिकल है, हाइप्रॉन्स, नन ऑफ अबव। तो बेसिकली इन्होंने यहाँ पे क्या पूछा है, पार्टिकल्स हैविंग मोर देन वन प्रोटॉन्स। ऐसे कौन से पार्टिकल्स हैं जिनके पास एक से ज्यादा प्रोटॉन होंगे। ठीक है, तो हाइप्रॉन्स जो है ऑप्शन नंबर सी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। हाइप्रॉन्स वो पार्टिकल की कैटेगरी है जिसके पास एक से ज्यादा प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, तो पैरिटी इज कंजर्व्ड इन स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस, वीक इंटरेक्शंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस, या फिर ऑल द अबव केसेस, ऑल अबव केसेस है। तो बेसिकली जो हमारे पास पैरिटी है ना, उसी के अंदर जो वॉयलेशन आ रही थी वो हमारे पास क्या था, वीक इंटरेक्शन की वजह से आ रही थी, और वो हमारे पास कंजर्व्ड रह रही थी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में भी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन में भी। तो फिर इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस। ठीक है, दोनों के अंदर कंजर्व्ड रह रही थी, जो कि अच्छे खासे इंटरेक्शन हैं। तो हाइपर चार्ज अगर आ जाए तो वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में कंजर्व्ड रह रहा था। आइसोस्पिन आ जाए तो वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में कंजर्व्ड रह रही थी, और वीक इंटरेक्शंस के अंदर जो है वो कंजर्व्ड नहीं रह रही थी। ठीक है, तो फिर उस हिसाब से आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस। नेक्स्ट है हमारे पास एलिमेंट्री पार्टिकल्स हुज मास इज मोर देन दैट ऑफ द न्यूक्लियॉन्स। एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऐसे कौन से पार्टिकल्स जिनका मास जो है आर मोर देन द न्यूक्लियॉन्स। तो लैप्टॉन्स, मिजॉन्स, बेरियॉन्स, या फिर ग्रेविटॉन्स। तो देखो, जो न्यूक्लियॉन्स है, न्यूक्लियॉन्स मतलब न्यूक्लियस प्लस प्रोटॉन, प्रोटॉन इज वन ऑफ द हैवीएस्ट पार्टिकल। ठीक है, तो वो बेरियॉन की कंडीशन में आता है। तो यानी कि बेरियॉन्स के अंदर आते हैं न्यूक्लियॉन्स,
जो भी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स हैं। तो एलिमेंटरी पार्टिकल्स हुज मास इज मोर देन दैट ऑफ न्यूक्लियॉन्स, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में से किसका मास ज्यादा है? ऑब्वियसली बेरियॉन्स का ही। नो डाउट कि जो न्यूक्लियॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स है वो भी बेरियॉन्स की कैटेगरी में आते हैं, तो उनमें ही जो पार्टिकल्स है लाइक ओमेगा है ना, या फिर सिग्मा है, ये सारे पार्टिकल्स के मासेस बहुत बहुत ज्यादा है, तो वो बेरियॉन्स के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अभी अगर आप लोग को अपने जिस पेपर की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उस रिगार्डिंग अगर आपको अपडेट्स चाहिए रेगुलरली, तो आप हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपना नेम, आप जिस पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप जिस सिटी से बिलोंग करते हैं, मेल एंड फीमेल, ये सब कुछ टाइप करके हमारे इस पर्टिकुलर गिवन नंबर के ऊपर आप हमें कॉल कर सकते हैं या फिर मैसेज कर सकते हैं, मैसेज करके हमें दीजिए, तो आपको हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट बना लिया जाएगा। इसके अलावा हमारे यहाँ मास्टर कैडर की कोचिंग्स फॉर दी सब्जेक्ट्स अवेलेबल है, लाइक साइंस, फिजिक्स, एसएस, इंग्लिश, हिंदी और पंजाबी। तो इनके रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप इस गिवन नंबर के ऊपर कॉल करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा लाइक अगर आपको डेमो सेशंस देखने हैं हमारे, तो आप प्ले स्टोर पे जाके हमारे टेक बजर ऐप को डाउनलोड कीजिए, एंड वहाँ पे आपको ओपन लेक्चर्स मिल जाएंगे जो भी डेमो सेशंस हैं, एंड उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है वो जल्दी से जाके लें। सो या नेक्स्ट है हमारे पास द चार्ज ऑन द अप क्वार्क, चार्ज होता है आपको वाकिस, तो हमें पता है यू डी अप डाउन चार्म है ना, स्ट्रेंज इस तरह से क्वार्क्स होते हैं। तो इनमें से जो वो कह रहे हैं कि अप क्वार्क के ऊपर कितना चार्ज होता है, तो अप क्वार्क के ऊपर 2/3 ई का चार्ज होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 2/3 ई। नेक्स्ट है द पार्टिकल विच mediate द फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। अब देखो इसका क्या मतलब हुआ, वो कह रहे हैं कि जो पार्टिकल है वो मीडिएट बनता है बिटवीन द न्यूट्रॉन। देखो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर बाउंड है, ठीक है। किस तरह से बाउंड है, न्यूक्लियस को कोलैप्स क्यों नहीं होता है, न्यूक्लियस जो है वो कोलैप्स क्यों नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर इतने सारे प्रोटॉन्स है, प्रोटॉन्स के अंदर तो रिपल्शन भी होती है ना, फिर भी वो एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से बाउंड है। तो अभी बेसिकली वो कह रहे हैं जैसे देखो ग्रेविटेशन फोर्स के लिए जो बेसिकली जो पार्टिकल होता है उसको ग्रेविटोन बोला जाता है। ग्रेविटेशन जो फोर्स है वो जिन दो पार्टिकल्स के बीच में लग रहा है उनके बीच में एक पार्टिकल होता है जिसको ग्रेविटोन बोला जाता है। सिमिलरली यहाँ पे बात कर रहे हैं कि न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन है विच विच मेडिएट द फोर्स, कौन सा पार्टिकल है जो कि फोर्स का मेडिएटर बन रहा है, फोटॉन्स, क्वार्क्स, ग्लूऑन्स या मेसॉन। फोटॉन्स नहीं हो सकते, क्वार्क्स नहीं हो सकते, क्योंकि क्वार्क्स तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन के, ठीक है। ग्लूऑन्स या मिजोन में से कोई एक हो सकता है। तो अगर आप लोगों ने मिजोन थ्योरी पढ़ी हो तो उसके अंदर यही था कि जो मिजोन है वो एक्चुअली बेसिकली न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन के बीच में एक पार्टिकल का जो है काम करता है, इंटरमीडिएट पार्टिकल का काम करता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। A metastable state is important for the generation of a laser beam because it assures that, वो कह रहे हैं कि जो मेटास्टेबल स्टेट है वो एक इम्पॉर्टेंट काम कर रही है लेजर एक्शन का, ठीक है। इंपॉर्टेंट फॉर द जनरेशन ऑफ लेजर बीम बिकॉज इट अश्योर्स, इसमें से कौन सा ऑप्शन उसके लिए ट्रू है, photons do not make upward transitions, more photons are emitted than are absorbed, photons do not collide with each other, spontaneous emission does not occur more often than the stimulated emission। तो देखो फोटॉन्स डू नॉट, अभी फोटॉन्स का तो इसके अंदर कोई चक्कर ही नहीं है ना, हमने तो इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांजिशंस करानी है एंड देन जब वो नीचे आएंगे तो कराना है। तो मेटास्टेबल स्टेट के अंदर फोटॉन्स डू नॉट मेक अपवर्ड, मोस्ट फोटॉन्स आर इमिटेड देन अब्सॉर्ब, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। spontaneous emission does not occur more often than the stimulated emission। अगर मेरे पास मेटास्टेबल नहीं होगी तो मेरे पास स्पॉन्टेनियस एमिशन ही होगी। अगर मुझे अपना लेजर एक्शन करवाना है तो मुझे स्टिमुलेटेड एमिशन करवानी है, स्टिमुलेटेड एमिशन के लिए मुझे पॉपुलेशन इन्वर्जन, और पॉपुलेशन इन्वर्जन के लिए मुझे मेटास्टेबल स्टेट चाहिए। तो मेटास्टेबल स्टेट हमें स्टिमुलेटेड एमिशन का काम करवाते हैं जिससे लेजर एक्शन हो पाता है, ठीक है। तो उसका ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है फोटॉन्स इन अ लेजर बीम आर प्रोड्यूस्ड बाय, जो फोटॉन्स हैं लेजर बीम के अंदर वो किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं, ट्रांजिशन फ्रॉम मेटास्टेबल स्टेट, ट्रांजिशन फ्रॉम स्टेट दैट डिकेज रैपिडली, स्प्लिटिंग ऑफ अदर फोटॉन्स, पंपिंग, रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर्स। तो जो फोटॉन्स हैं लेजर बीम के अंदर वो किस तरह से प्रोड्यूस हो रहे हैं, ट्रांजिशन फ्रॉम मेटास्टेबल स्टेट, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है।
है ना। मेटास्टेबल स्टेट ही तो वो ट्रांजिशन करवा रहे हैं, मेटास्टेबल स्टेट्स तो पॉपुलेशन इन्वर्जन अटेन कर रहे हैं, पॉपुलेशन इन्वर्जन अटेन हुई, इस वजह से स्टिमुलेट इमिशन हो रहा है। तो फोटॉन्स इन लेजर बीम आर प्रोड्यूस बाय ट्रांजिशन फ्रॉम मेटास्टेबल स्टेट। अगर मेटास्टेबल स्टेट से कोई पर्सन नीचे आएगा, कोई पार्टिकल नीचे आएगा, तो ही हमें जो है बेसिकली लेजर एक्शन मिल पाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ यूरेनियम एंड हीलियम न्यूक्लियाई इज। हमें इनके रेशियो निकालनी है रेडियस की। एक्चुअल में ये कुछ इस तरह से 238 एंड हीलियम 4। ठीक है, ये कुछ इस तरह से है। हमें क्या निकालना है, रेडियस की रेशियोज। तो अगर आप लोग को याद हो तो ये लाइक न्यूक्लियर फिजिक्स का एक पार्ट था कि जो रेडियस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो है एटॉमिक मास की पावर में समथिंग उसके इक्वल आ रहा था। तो हम वही वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। देखो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर में 1/3 वेयर ए इज एटॉमिक मास। ठीक है, तो हमें चाहिए इन दोनों की रेडियस की रेशो। तो पहले यूरेनियम के लिए लिख लेते हैं, यानी कि ए ऊपर उनका मासेस दे रखे हैं तो और भी इजी है। 238 की पावर में 1/3, ये हमारे पास यूरेनियम के लिए, और ये हमारे पास है हीलियम के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4 की पावर में 1/3। तो बस इनकी रेशियोज ले लेते हैं। 238 की पावर में 1/3 डिवाइड बाय 4 की पावर में 1/3। ठीक है, अब इनको सॉल्व करना है। सो इसको सॉल्व करके जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 3.9। ठीक है, अप टू 1 डेसिमल ही पूछा, डेसिमल तो बहुत आगे तक जाएंगे, पर अप टू 1 डेसिमल पूछा, तो इस वजह से इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 3.9। ठीक है, अभी नेक्स्ट है द रेडिएशंस एमिटेड बाय हॉट बॉडीज आर कॉल्ड एक्सरेज, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, गामा रेडिएशन या विजिबल लाइट। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। ऑब्वियसली हॉट बॉडीज जो में से जो वन ऑफ द बॉडी है वो ब्लैक बॉडी है, तो उस तरह की रेडिएशन को हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट है एन आयरन रोड इज हीटेड, द कलर्स एट डिफरेंट टेम्परेचर्स आर नोटेड। आयरन रोड को जब हम हीट करेंगे तो कलर्स एट डिफरेंट टेम्परेचर्स मतलब नोट करना है अगर, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स शोज दैट द आयरन रॉड इज एट लोएस्ट टेम्परेचर। देखो जब हम आयरन रॉड को हीट करते हैं ना टेम्परेचर के ऊपर, तो वो हर टेम्परेचर के ऊपर जो है अपना जो कलर है वो चेंज करती है। ठीक है, धीरे धीरे हीट करेंगे देन वो रेड 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 और डार्क 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 होता जाएगा उसका कलर। तो देखो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ना लोएस्ट टेम्परेचर के लिए पूछा गया, उसका ऑप्शन है रेड। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होएगा वैसे वैसे हमारे पास जो फ्रिक्वेंसीज है वो इंक्रीज होंगी। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होएगा वैसे वैसे फ्रिक्वेंसीज इंक्रीज होंगी। तो जो ब्लू कलर है उसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा रहेगी। ठीक है, तो लोएस्ट टेम्परेचर पूछा है यानी कि फ्रिक्वेंसी सबसे कम, तो वो रेड कलर की है। ठीक है, सो इसका फिर ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा क्योंकि लोएस्ट टेम्परेचर है। तो रेड ऑरेंज व्हाइट ब्लू इनमें से सबसे ज्यादा जो कम फ्रीक्वेंसी है वो रेड कलर की रहेगा। नेक्स्ट है अ ब्लैक बॉडी इज डिफाइंड एज अ परफेक्ट ऑब्जर्वर ऑफ द रेडिएशंस, इट मे और मे नॉट अ परफेक्ट एमिटर ऑफ रेडिएशंस। वो कह रहे हैं कि जो ब्लैक बॉडी है उसको परफेक्ट ऑब्जर्वर ऑफ रेडिएशंस तो बोला जा रहा है, लेकिन इट मे और मे नॉट बी द परफेक्ट एमिटर। इट में और इस बताओ कि ऑप्शन ट्रू है या फॉल्स है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होएगा। ब्लैक बॉडी इज अ परफेक्ट अब्जॉर्बर ऑफ रेडिएशन। अब्जॉर्बर तो है ही बट परफेक्ट एमिटर भी है, मतलब वो बहुत अच्छे से सारी की सारी जितनी वो अब्जॉर्ब करती है उतनी उतनी की सारी वो एमिट भी कर रही है। ठीक है, तो फिर इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ब्लैक बॉडी इज डिफाइंड एज अ परफेक्ट अब्जॉर्बर ऑफ रेडिएशन एंड आल्सो अ परफेक्ट एमिटर ऑफ रेडिएशंस। तो मे और मे नॉट की वजह से यहाँ पे इसका जो ऑप्शन है वो फॉल्स हो जाएगा। इट इज जो है परफेक्ट एमिटर ऑल्सो। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट है डैश द थर्मोडायनेमिक्स इज यूज्ड टू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट ऑफ द एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। तो कौन सा जो है हमारे पास एनर्जी कंजर्वेशन मतलब एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म। तो वो होता है हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड नन ऑफ अबव। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को डिस्क्राइब कर रहा है। Next, in which thermodynamic process is there the flow of the heat between the system and the surroundings? तो in which thermodynamic process, इनमें से कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिनमें कोई भी फ्लो ऑफ हीट नहीं हो रहा है सिस्टम एंड सराउंडिंग में, मतलब जो हीट है वो बेसिकली हमारे पास कांस्टेंट रह रही है, जो हीट है वो चेंज नहीं हो रही है। तो आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल इज द टेम्परेचर,
ठीक है ना। इसमें जो हीट वाला कॉन्सेप्ट है वो एडियाबैटिक के अंदर रहता है, तो ऑप्शन सी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, दैट इज एडियाबैटिक जो है वो थर्मोडाइनमिक प्रोसेस के अंदर नो हीट फ्लो है उसके अंदर, मतलब चेंज नहीं होती है, कंजर्व रहती है बेसिकली, तो एडियाबैटिक के अंदर कांस्टेंट हीट से काम किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट, इफ द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स इज इंक्रीज्ड, अगर सोर्स के टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया जाए, द एफिशिएंसी ऑफ कार नॉट हीट इंजन इज, तो टेम्परेचर अगर मैं इंक्रीज कर दूं सोर्स का तो एफिशिएंसी मेरे पास डिक्रीज हो जाएगी, सॉरी, द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स इज इंक्रीज्ड, if the temperature of source is increased, the efficiency of the car not heat engine is increases, ठीक है, इंक्रीज होएगा क्योंकि जो हमारे पास एफिशिएंसी है उसका फॉर्मूला 1 माइनस T1/T2, वेयर T2 इज द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स, ठीक है। तो अगर सोर्स का टेम्परेचर मैं इंक्रीज करती हूँ तो मेरे पास जो एफिशिएंसी है वो भी इंक्रीज होती है, ठीक है। और यू कैन से कि अगर सिंक का टेम्परेचर डिक्रीज कर दो तो एफिशिएंसी फिर भी इंक्रीज होती है, ठीक है, तो उस हिसाब से देख लेना, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट है द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इंट्रोड्यूसेस द कॉन्सेप्ट ऑफ, जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था उसने हमें एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इंट्रोड्यूसेस द कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी। नेक्स्ट है which of the following is zero for a sample of the gas molecule having a Maxwell distribution of speed, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है which of the following is zero, अगर गैस मॉलिक्यूल सैंपल है जिसमें मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन होगी स्पीड, तो इसका एवरेज वेलोसिटी, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, दैट इज एवरेज वेलोसिटी, कि एवरेज वेलोसिटी जो है जीरो हो जाएगी अगर हम एक रैंडम सैंपल लेते हैं गैस मॉलिक्यूल का, या तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अभी आप हमें टेलीग्राम चैनल के ऊपर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, हम इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और हमारा पेज फेसबुक पेज भी लाइक फॉलो कर सकते हैं, इन ऑर्डर की आपको सारी अपडेट्स जो है वो टाइम टू टाइम मिलती रहें। एंड जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल के ऊपर नए हैं वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। यहाँ थैंक यू सो मच।